नमस्कार साथियों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे बातचीत करने वाले हैं वो है प्रतिशत। और आप देख पा रहे होंगे कि यह प्रतिशत की दूसरी वीडियो यानी पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम पहले लगभग 2 दिन पहले मैंने अपलोड किया था, जिसमें मैंने प्रतिशत क्या है और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाने का प्रयास किया था। साथ ही साथ मैंने लगभग 10 प्रकार के प्रश्नों को भी शामिल किया था। यदि हम आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो में हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल के प्रश्नों को शामिल किया है, जो हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो मैं चाहूँगा कि यदि आप एक बिगिनर हैं, तो आप बिल्कुल पहले वाली वीडियो को देखिए, उसके बाद इसको देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा और आप इजीली क्वेश्चंस को समझ और हल कर पाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं आज के प्रश्नों को। आगे चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और बेहतर बनाने के लिए कुछ अपने सुझाव हो तो उसको सुझाव को भी साझा करिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं फिर अगले प्रश्नों को। तो साथियों, ये है आज का पहला प्रश्न और पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि चीनी का मूल्य 15 रुपये प्रति किलो है, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई? तो देखते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले हम देखते हैं कि चीनी का मूल्य जो था ना, शुरुआती रेट इसका था 15 रुपए प्रति किलो। फिर इसमें 20% की वृद्धि होती है, जितना आता है उसमें फिर से 20% की कमी होती है। और पूछ रहा है कि जब लास्ट में हमने देखा कि जब 20% कम हुआ, उसके बाद जो रेट आया, तो इस फाइनल रेट और शुरुआती रेट के बीच में जो अंतर दिखा, तो क्या कमी की दिख रहा है कि वृद्धि की दिख रहा है? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो 15 का 20% निकालेंगे। तो 15 का 20% निकालने के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था कि अगर जो 10% हम किसी संख्या का निकालना हो तो एक अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे। तो यानी कि अगर जो 15 का 10% हमें पता करना हो तो ये हो जाएगा 1.5। तो 20% करना है यानी कि 3। तो इस प्रकार हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो 20% बराबर आता है 3। तो इस प्रकार 15 रुपए की जो चीनी थी, वो 18 रुपए किलो के हिसाब से हो गई। अब वही 18 रुपये होने के बाद इसका दाम घट करके 20% कम हुआ है। यानी कि जब इसके 20% की बात करेंगे तो इसके 20% की बात करेंगे, तो देखिए एक अंक पर हमने पॉइंट लगाया तो 1.8 बराबर 10%, तो 20% बराबर 3.6 आएगा। इसको जब घटाएंगे इसमें तो 14.4। यानी कि अब आप देखेंगे फाइनली रेट इसका पहले 15 था, अब 14 रुपये 40 पैसे हो गया है, यानी कि कम हुआ है। तो जब ये पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत कम हुआ है, तो देखिए पहले था 15 रुपये, अब उसमें से घट करके दाम इसका 0.6 यानी कि 60 पैसा कम हो गया है। और जब 60 पैसा कम हो गया है तो अब हमें प्रतिशत पूछ रहा है, तो यहाँ पे हम गुणे 100 कर देंगे। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 15 को जब काटेंगे 5 से तो 3 बार में कटेगा, और इसको काटेंगे तो 20 टाइम में कटेगा। इससे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 12। अब 12 को जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये आएगा 4, यानी कि 4%। और यही हमारा क्या हुआ, सही उत्तर। आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि 4% इसका सही उत्तर होगा। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि चाय के मूल्य में 20% की वृद्धि करने पर बिक्री में 25% की कमी हो जाती है, तो आय में प्रतिशत वृद्धि या कमी बताइए। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाया जाता है तो उसकी बिक्री यानी कि खरीद में कमी आती है। तो ठीक इसी प्रकार ये कह रहा है कि चाय का मूल्य अगर जो 20% हमने बढ़ा दिया, तो उसकी खरीदारी में 25% की कमी हो जाती है। और कमी होने के बाद जो उसकी इनकम होती है, इनकम यानी आय में उसके क्या अंतर दिखता है, क्या उसकी आय कम होती है या ज्यादा होती है? तो चलिए इसको देखते हैं। हम सपोज करें कि कोई चाय है और चाय पहले 100 रुपये में बिकती थी, यानी 100% यानी 100 रुपये में बिकती थी।
और 100 लोग ही उसको खरीदते थे। मतलब अगर जो बिक्री की बात करें, ये बिक्री है और ये मूल्य है, तो इसकी इनकम अच्छी खासी हो जाती थी। 100 रुपये में बिकते थे और 100 लोग खरीदते थे, यानी कि 10,000 की इसकी इनकम आसानी से हो जाती थी। लेकिन बाद में इसके दाम में बढ़ोतरी हुई, प्लस हुआ 20%, तो ये हो गया इसका दाम 120 रुपया हो गया। और वहीं इसके जब बिक्री में बात करें तो 25% की कमी हो गई। जब 25% की कमी हुई तो ये हो गया 75। और इसके बाद जब हमने हमने इनका इनकम देखा तो इनका इनकम टोटल 9,000 ही हो रहा है। यानी कि आप देखेंगे इसमें कि अंतर तो हमें दिख रहा है। ये यहाँ 9,000 की इनकम हो रही है और यहाँ पे 10,000 की इनकम हो रही है। तो इसमें क्या घाटा हुआ, उसको 10,000 1,000 रुपये का घाटा हो रहा है। कितने पे? 10,000 की जब वो बिक्री पहले करता था, लेकिन अब 1,000 कम कर रहा है, मतलब कि 9,000, यानी कि 1,000 का उसका घाटा हो रहा है। कितने का? 1,000 का। तो हम कहेंगे कि 1,000 की कमी हुई उसमें, और 1,000 की कमी को हम यहाँ पे दर्शाते हैं, यहाँ पे हम 1,000 लिख देंगे। और अगर जो प्रतिशत की बात कर रहा है तो हम प्रतिशत करने के लिए गुणे 100 करेंगे। देखिए ऊपर यहाँ से 3 जीरो, यहाँ से 3 जीरो मैंने काट दिया, 1 जीरो यहाँ पे तो 1 जीरो यहाँ पे, हमारे पास बचा का 10, और 10% ही हमारा क्या हुआ, उत्तर हुआ। यानी कि उसके आय में 10% की कमी हुई। आप उत्तर में देख सकते हैं, ऑप्शन में पहला ऑप्शन है और यही सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए, जो खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जिसका खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब कह रहा है कि यदि चीनी है जिसका मूल्य अगर जो 25% बढ़ जाता है, तो हम अपनी खपत में कितना कमी करें कि हमें कोई अलग से पे ना करना पड़े, यानी कि हमारे खर्चे पे कोई प्रभाव ना पड़े। तो देखिए मैं कह रहा हूं कि कोई चीनी है जो सपोज करिए कि 100 रुपये किलो थी, लेकिन बाद में इसको बढ़ा करके 125, यानी 25% इसका देखेंगे तो 125 हो जाएगा। इतना कर दिया गया है। फिर कह रहा है कि अभी हमारे पास पहले 100 रुपये ही हम खर्चा करते थे, अभी हम 125 खर्चा कर रहे हैं। तो अपने खर्चे को कितने परसेंट कम करें कि हमें अलग से खर्चा ना करना पड़े। तो देखिए 125 था, 125 रुपया हम अभी खर्चा कर रहे हैं, हमें अब कितना कम करना चाहिए कि पहले, यानी कि शुरुआत जितना खर्चा करते थे उतना ही हो। तो हम 25 रुपया कम करेंगे, 25 रुपया कम करेंगे कि हम फिर से 100 पे आ जाएं। तो 125 पे हम 25 रुपया कम करेंगे और प्रतिशत के लिए गुणे 100 कर देंगे, और इसको सॉल्व करेंगे तो 25 एक बार में, 25 एक नम 25, 25 पाँचे 125, फिर 5 से इसको काटेंगे तो 20 टाइम में कटेगा, और ये आएगा उत्तर 20%। और यही हमारा क्या हुआ, सही उत्तर। आप ऑप्शन में देख सकते हैं। आप देखेंगे कि यह प्रश्न बिल्कुल पिछले वाले प्रश्न से मिलता जुलता है। इस प्रश्न में कह रहा है कि चाय के मूल्य में 25% की कमी होने पर खर्चे में कितना प्रतिशत वृद्धि की जाए कि खर्च अपरिवर्तित रहे। यानी कि चाय के मूल्य में जब कमी हो जाती है तो हम अपने खर्चे को कितना बढ़ा लें कि हमारा जो खर्चा है वो मेंटेन बना रहे, उसमें कमी या वृद्धि ना हो। तो सपोज करिए कि पहले जो चाय थी 100 रुपये में थी, इसमें कमी हो गई 75 रुपये में बाद में हो गई, क्योंकि 25% क्या हो रहा है ना कि कम हो रहा है। 25% कम होने के बाद ये 75 में हो गई। तो देखिए अब हमारा खर्चा पहले 100 होता था, पर अभी 75 हो रहा है, यानी कि हमें 25 रुपया और बढ़ाना पड़ेगा जिससे कि हम पहले वाले खर्चे पे पहुंच जाएं। देखिए 75 पे हमें 25 रुपया बढ़ाना पड़ेगा। अब 25 रुपया बढ़ाएंगे, और अगर जो इसी को हम प्रतिशत में देखें तो गुणे 100 करेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 एकनम 25, 25 तिया 75, और इससे जब इसको हम डिवाइड करेंगे 100 को 3 से तो आएगा 33 सही 1/3%। और यही हमारा क्या हुआ, सही उत्तर हुआ। अब ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। तो साथियों ये है अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न चुनाव से संबंधित है, और इसको हम लोग बड़ा ही इजीली सॉल्व करेंगे। कह रहा है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, जिसमें कुल उम्मीदवारों में से 5% उम्मीदवारों ने अपना मत प्रयोग नहीं किया।
सफल उम्मीदवार यानी जो जीतने वाला उम्मीदवार था वो 50% मत लेकर के 2000 मतों से विजयी हो गया। पराजित यानी जो उम्मीदवार हार गया उसको कितने वोट मिले? तो चलिए इसको देखते हैं। ऐसा समझते हैं कि कुल उम्मीदवार यानी कि जितने वोट वाले देने वाले व्यक्ति थे 100% थे, जिसमें से 5% तो वोट दिए ही नहीं, और उसमें से 50% वोट तो वह व्यक्ति पाया जो चुनाव जीत गया है। देखिए जो शेष बचा 45%, तो 45% वह व्यक्ति पाया होगा जो हार गया है, हारने वाला। 45% वोट कौन पा रहा है? हारने वाला। देखिए अब इसमें दो चीजें दिया है कि जो जीत रहा है वह 20 यानी कि 2000 वोटों से जीत रहा है, जो हार रहा होगा 2000 वोटों से हार रहा होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि इनके दोनों के वोटों के बीच का जो अंतर है 2000 है। तो हम अगर जो प्रतिशत में इन दोनों के बीच का अंतर देखें, परसेंटेज में देखें, तो हमने देखा कि केवल 5% का अंतर है, 5% का अंतर है। और अगर जो हम वोटों की संख्या में देखें तो 2000 का अंतर है। तो देखिए अब हमें आसानी से निकाल सकते हैं। हम कह सकते हैं कि 5% बराबर 2000 है, तो जो हारा हुआ व्यक्ति है वो 45% पाता है, तो 45% क्या होगा? तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि 2000 को हम 5 से डिवाइड करेंगे, जिससे 1% की वैल्यू हमें पता हो जाएगी। और जब 1% की वैल्यू पता हो जाएगी तो हारने वाले व्यक्ति 45% पा रहा है, और प्रश्न भी हमारा पूछ रहा है कि जो पराजित व्यक्ति है उसको कितने वोट मिले, तो उसको 45% मिला, यानी 45 से गुणा कर देंगे। अब देखेंगे इसमें कि 5 एकन्नम 5 नवा, 9 से जब 2000 को गुणा करेंगे तो आएगा 18,000, और 18,000 ही हमारा क्या हुआ? सही उत्तर हुआ। तो इससे हमें पता चलता है कि जो व्यक्ति हारा उसको कुल 18,000 वोट मिले, और यह ऑप्शन नंबर ए में आपको दिख रहा होगा। तो साथियों अगला प्रश्न है, और यह कह रहा है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत होगा? देखिए इसके कहने का मतलब ये है कि अगर जो आधे घंटे की तुलना में देखें तो 1 मिनट 10 सेकेंड कितना प्रतिशत होगा? तो चलिए पहले देखिए, प्रतिशत सेकेंड में पूछ रहा है तो हम पहले सबको सेकेंड में बदलते हैं। मैं कहूँ कि आधा घंटा यानी 30 मिनट को अगर जो मैंने 60 से गुणा कर दिया तो ये आ जाएगा सेकेंड। और वहीं 1 मिनट 10 सेकेंड को अगर जो बात करें तो 60 सेकेंड तो 1 मिनट में होता है, 10 सेकेंड और, यानी कि वो कह रहा है कि 70 सेकेंड जो है ना, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1800 आएगा। 70 सेकेंड 1800 सेकेंड का कौन सा हिस्सा हुआ, यानी कितने प्रतिशत हुआ? तो इसके लिए प्रतिशत पूछ रहा है तो गुणे 100 कर देंगे, और जब इसको हम काटेंगे, इसको हमारे पास बचेगा 70/18, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.89%। और आप इसको जब देखेंगे ऑप्शन में तो ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर। साथियों यह प्रश्न भी लगभग पिछले वाले प्रश्न से संबंधित ही है, तो थोड़ा सा इसको हमें समझना पड़ेगा। यह प्रश्न कह रहा है कि 2 कुंटल 2.5 केजी का कितना प्रतिशत है? देखिए अब इस बार किसको बेस बना रहा है? 2.5 किलो को, यानी कि 2.5 किलो की तुलना में देखा जाए तो 2 कुंटल कितना प्रतिशत होगा? तो 2.5 किलो और 2 कुंटल के बीच में देखिए, तो किलो में अगर जो दिया है तो हम किलो में बात करते हैं, 2.5 कुंटल से तुलना कर रहा है तो हम 2.5 कुंटल को नीचे रखेंगे, 2.5 कुंटल 2.5 किलो सॉरी 2.5 किलो को हम 2.5 किलो लिखते हैं, और ऊपर देखेंगे 2 कुंटल, 2 कुंटल यानी कि हम कह सकते हैं कि 200 किलो। और प्रतिशत की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे? प्रतिशत के लिए गुणे 100 करेंगे, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर हम जीरो बढ़ा सकते हैं। इसको जब काटेंगे 25 से तो 4 बार में कट जाएगा, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8000 प्रतिशत आएगा। और ऑप्शन में आप देखेंगे ऑप्शन नंबर ई, ई में आपको यह दिख रहा होगा। तो साथियों ये है अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए कुल अंकों में से 40% अंक का पाना जरूरी है, यानी कि
और जो 40% से कम अंक आप पाते हैं तो फेल हो जाएंगे। एक विद्यार्थी वहीं 265 अंक प्राप्त करता है और 55 अंकों से फेल घोषित कर दिया जाता है। तो बताइए कि परीक्षा में अधिकतम अंक क्या थे, यानी मैक्सिमम मार्क्स यानी 100% क्या था। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहली चीज तो हमें ये जानना होगा कि कोई भी परीक्षा होती है तो अगर जो उसका मैक्सिमम मार्क्स की बात करें तो 100% होता है, जिसमें से निर्धारित किया गया कि यदि आप 40% पाते हैं तो पास माने जाएंगे। ठीक है, तो मैं कहूं कि अगर जो लड़के को 40% प्राप्त करना था तो 40% प्राप्त करने में वो चूक गया, यानी कि 265 अंक पाया और 55 अंक नहीं पाया। यदि वो 55 अंक पाता तो हम कह सकते थे कि वो पास हो सकता था, यानी कि वो उसका 40% पूरा हो जाता। इस प्रकार अगर जो हम देखें तो 40% प्राप्त करने के लिए 265 पाया था, 55 और पाता, यानी कि 320। हम कहेंगे 40% के लिए 320 अंक लाना जरूरी है, यानी कि 40% बराबर 320। तो देखिए अब हमें पता चल गया कि 40% बराबर 320 है, तो हम 100% यानी कि अधिकतम अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए अगर हम क्या करें, 320 को 40 से डिवाइड कर दें तो हमें पता चल पाएगा 1% की वैल्यू, और जब 1% की वैल्यू हम अगर जो निकाल पा रहे हैं तो हम 100 से गुणा करके 100% की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए अब इस यहाँ से हम इसको इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, 4 से काटेंगे 32 को तो 8 टाइम में जाएगा, फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 इंटू 100 जब करेंगे हम तो हमें मिलेगा 800, और यही हमारा क्या हुआ, सही उत्तर हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको दिख रहा है। इसी प्रकार अगला प्रश्न कह रहा है कि एक परीक्षा में पास होने के लिए अधिकतम अंकों में से 256 अंक पाना आवश्यक है। एक विद्यार्थी को 192 अंक मिलते हैं और वह अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है। विद्यार्थी के प्राप्तांक और उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों के बीच 10% का अंतर है। किसी विद्यार्थी को अधिकतम कितने अंक मिल सकते हैं। चलिए इसमें भी यही कह रहा है कि देखिए किसी परीक्षा को पास करने के लिए 256 अंक पाना आवश्यक था, लेकिन व्यक्ति ने 192 अंक ही पाया, यानी कि जो इसके बीच का जो गैप है वो 10% का है। तो हमें ये पता करना है कि परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या थे। तो चलिए इसको हम लोग फाइंड करते हैं। तो हमें पता है कि परीक्षा को पास करने के लिए 264 अंक तो चाहिए चाहिए थे, लेकिन उसने 192 अंक ही पाया, यानी कि इसके बीच का अंतर देखा जाए तो अभी 64 अंक इसको लाना जरूरी था। यानी हम देखें इनके बीच का अंतर तो 64, यानी कि 64 नंबर का अंतर है, और प्रतिशत में देखें तो 10% का अंतर है। तो हम कह सकते हैं कि 10% बराबर 64। देखिए अब यहाँ से हमें परसेंटेज की वैल्यू अगर जो पता हो गई तो हम निकाल सकते हैं। देखिए 64 को अगर जो हम 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1% की वैल्यू आ जाएगी, और जो ये जब 1% की वैल्यू आ जाती है तो हमने बताया था कि कोई परीक्षा का अधिकतम अंक जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। तो 100% बराबर क्या होगा, तो 100% के लिए देखिए यहाँ से इस जीरो को काटेंगे तो हमारे पास 64 गुणे 10 यानी कि 640। तो 640 अंक इस परीक्षा के अधिकतम अंक माने जाएंगे, और ऑप्शन नंबर आप देखेंगे थर्ड में आपको दिख रहा होगा, और यही हमारा सही उत्तर होगा। तो ये है अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न कह रहा है कि एक छात्रावास में 600 लड़के हैं, इनमें से प्रत्येक लड़का हॉकी तथा अथवा फुटबॉल अथवा दोनों खेल खेलता है। यदि 75% लड़के हॉकी तथा 45% लड़के फुटबॉल खेलते हैं तो कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो देखिए एक ऐसा विद्यालय है जहाँ पे 600 बच्चे हैं, 600 बच्चे यानी कि 600 बच्चे कह सकते हैं, या 100% जो बच्चे हैं ये सभी कुछ ना कुछ खेलते हैं, जिसमें से अगर जो हम बात करें हॉकी के लिए तो हॉकी में 75% बच्चे खेलते हैं,
और फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल में जो बच्चे हैं 45% खेलते हैं। इस प्रकार हमने देखा तो कुल 120% हुआ। हालांकि हमें पता है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% ही होती है, लेकिन यहाँ पे 120% आ रहा है। तो इस प्रश्न में पूछ रहा है कि दोनों खेल खेलने वाले कितने परसेंट विद्यार्थी हैं। तो हमने देखा कि 120 यानी कि 100 से ज्यादा हो रहा है, 20 ज्यादा हो रहा है, यानी कि 20 ऐसे व्यक्ति होंगे या ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, 20% जो दोनों खेल खेलते होंगे। 120 में से जब हम माइनस करेंगे इसको तो हमें पता चलेगा, क्योंकि 20 ज्यादा हो रहा है तो 20 हमें बता रहा है कि 20% ऐसे बच्चे हैं जो दोनों खेल खेलते हैं। तो जब 20% हमको पता हो गया तो हमें पता है कि कुल 600 बच्चे थे, और 600 बच्चों में से 20% बच्चों ने दोनों खेल खेला। इस प्रकार इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 बच्चे ऐसे होंगे जो दोनों खेल खेलते होंगे, और इसको ऑप्शन नंबर आप डी में देख सकते हैं। तो साथियों, ये है अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न कह रहा है कि 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में रस्सी ने पहले 125 प्रश्नों में से 40% के उत्तर सही दिए हैं। संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, इसके लिए उसे शेष 125 प्रश्नों में कितने प्रतिशत के उत्तर सही देने होंगे। चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। कह रहा है कि एक 250 प्रश्नों की एक परीक्षा हो रही है जिसमें से 60% उसको लाना ही लाना है। कह रहे कि पहले 125 प्रश्नों में 40% उत्तर उसने सही दे दिया है। जो शेष हमारे प्रश्न बचे हैं 125, उसमें कितने अंक यानी कितने प्रश्न, कितने प्रतिशत प्रश्न और सही करें कि उसका 60% जो ओवरऑल दिखे। तो पहले तो हम लोग 60% देख लेते हैं। तो 60% के लिए हमने देखा कि 250 प्रश्नों की जो सीरीज थी, इसका अगर जो 60% की बात करें तो 60% हो जाएगा हमारा 150, यानी कि उसको 150 प्रश्न सही करने ही करने हैं, जिसमें से हमने देखा कि 125 प्रश्नों में से 40% प्रश्नों के सही उत्तर उसने दिया है। यानी कि हम कहें कि 25 चौक को 100 और 25 25 125, इससे इससे काटेंगे, यानी कि हमारे पास बच जाएगा 50। यानी कि अब हमारे पास ये पता चला कि उसको 150 प्रश्न तो सही करने ही करने थे, जिसमें से 50 क्वेश्चन उसने 125 प्रश्नों में से सही किया है। जो शेष बचा है हमारा 125 जो बचा प्रश्न, इसमें से कितने प्रश्न अभी सही करे कि उसका 60% हो जाए। तो हमें पता है कि 60% पाने के लिए 150 का होना जरूरी है, और मुझे केवल 50 ही प्रश्न सही है मेरे, यानी कि 100 प्रश्न सही करने की जरूरत है। तो हम कह सकते हैं कि 125 में से 100 उसको सही करना होगा, और प्रतिशत में पूछ रहा है तो गुणे 100 कर देंगे। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 25 पाँचे 25 चौको, इससे जब इसको काटेंगे 25, 5 से 5 इक्यावन, और 5 को 20 बार में काटेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हमारे पास आया 80, यानी कि उसको 125 प्रश्न जो है उसमें से 80% उसको सॉल्व करना ही करना है कि वह एक 60% यानी 150 प्रश्नों को अचीव कर पाए। तो ये था हमारा प्रश्न, जिसका उत्तर आप देख पाएंगे ऑप्शन नंबर बी में है। तो साथियों, ये है आज का अंतिम प्रश्न, और अंतिम प्रश्न कह रहा है कि पहले किसी संख्या को 10% कम कर दिया गया, फिर उसमें 10% वृद्धि की गई। इस प्रकार प्राप्त संख्या प्रारंभिक संख्या से 50 कम है। प्रारंभिक संख्या क्या है? देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले इस तरीके से हम लोग समझे कि कोई संख्या थी, सपोज करिए 100 था या 100% था। इसमें 10% पहले हमने क्या किया कि वृद्धि किया, तो 110 हो गया। फिर इसका मैंने क्या किया, 10% घटा दिया, तो 110 का अगर जो 10% निकालेंगे तो यहाँ पे पॉइंट लगा लेंगे और हमारे पास हो जाएगा 11। 11 कम करेंगे तो हमारे पास बचा 99। यानी कि हम कहें कि इसका जब प्लस मैंने किया 10%,
तो ए आया 110 और इसका जब माइनस किया मैंने 10% तो आया 99। अब देखिए हमारे पास क्या आया, पहले हमारे पास क्या था, 100 था और बाद में देखा गया कि 99। इसका अंतर हमें कह रहा है कि 50 है, यानी हम कहें कि अगर जो संख्यात्मक अंतर देखें तो एक का है, 99 और 100 में एक का अंतर है, यानी एक कम है। और एक बराबर अगर जो 50 है तो हमें किसका पता करना है, प्रारंभिक संख्या हमारी 100 थी तो 100 का पता करना है। तो एक बराबर अगर जो 50, तो 50 गुणे अगर जो 100 कर देंगे तो हमारे पास 5000 आ जाएगा और यही हमारा क्या हुआ, उत्तर हुआ। इससे पता चलता है कि हमारी प्रारंभिक संख्या क्या थी, 5000 थी। तो साथियों ये था आज का अंतिम प्रश्न और इस वीडियो का भी अंतिम प्रश्न। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ साझा करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि लगता है कि इसमें और कुछ सुधार की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सुझाव को साझा करें। इसी के साथ आज की क्लास को मैं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। तो नमस्कार साथियों, आज हम लोग जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रतिशत, और आप देख पा रहे होंगे कि यह प्रतिशत की दूसरी वीडियो है। इससे पहले इसका पार्ट 1 मैंने 2 दिन पहले अपलोड किया था और उस पार्ट में मैंने उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के बातचीत किया है। साथ ही साथ मैंने लगभग 10 तरीके के प्रश्नों को भी सॉल्व किया है। तो आज हम इसमें थोड़ा सा और एडवांस लेवल के और अलग अलग तरीके के प्रश्नों को शामिल किया है और मैं चाहूँगा